हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए डेप्रिसिएशन का जो वीडियोस हम बना रहे थे, कंटिन्यूइंग पार्ट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है? देखिए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में समझाया कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है हमारा, कि भाई इक्वल डेप्रिसिएशन हम ईच ईयर चार्ज कर रहे हैं, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम हर साल डेप्रिसिएशन बैलेंस पर लगाएंगे, बैलेंस पर। तो मैं उसी पर एक न्यूमेरिकल और एक सिस्टम पूरा आपको समझाने के लिए आज कवर कर रहा हूं कि भाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन जीएसटी का है या विदाउट जीएसटी का है, इसका हमारे जो क्वेश्चन है यानी असेट्स अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आप ध्यान दीजिए। क्योंकि जो जीएसटी होती है, जो हम पे कर रहे हैं जीएसटी इनपुट पर, वो हमारी सेटअप हो जाती है आउटपुट जीएसटी पर। इसलिए किसी भी असेट्स पर बिजनेस की जीएसटी मतलब डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, यानी मशीनरी अकाउंट विदाउट जीएसटी ही कैलकुलेट होगा। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्लियर हुआ हमारे को कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा बची हुई वैल्यू पर लगना है, जबकि स्ट्रेट लाइन में हम हमेशा कॉस्ट पर लगाते हैं, कॉस्ट पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट नेम थे उसके। अब हमारा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग यानी कि जो वैल्यू बच गई उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है ना। तो डिमिनिशिंग बैलेंस कहूं या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहूं या रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहूं, तीनों मेथड एक ही चीज के पार्ट हैं और हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता रहेगा। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेट लाइन में आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे इजीली कि भाई कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, आगे एक साल का डेप्रिसिएशन। क्योंकि वह डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल था, तो यहां डेप्रिसिएशन में हर साल का तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। या तो मुझे परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई हो, अदरवाइज मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी। अभी डिपेंड करता है कि जो डेप्रिसिएशन है आप कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। यदि आप केवल 11th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास के लिए इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना यानी डेप्रिसिएशन की रेट कैलकुलेट करना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इमेटेरियल है, नहीं है कि भाई एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए। लेकिन यदि आप सीनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आप एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, किसी जगह अगर आपके पास डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है तो उस सिचुएशन में ये हो सकता है। तो मैं इसका एक फार्मूला आपको बताता हूं कि अगर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो यानी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि जो हमारी वैल्यू है अगर मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊं तो कितने परसेंट से लगाऊं। तो परसेंटेज निकालने के लिए थोड़ा सा वर्किंग मुझे देखनी होगी, मैं आपको बता देता हूं। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन की रेट, नॉट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की रेट कि कितने परसेंट लगाना है, क्लियर है। तो ये है मेरे पास 1 माइनस, ध्यान से रखना करना क्या है। एक तो होती है स्क्रैप, एक होती है कॉस्ट, एक होती है स्क्रैप, एक होती है कॉस्ट। और ये मशीन कितने साल चलेगी? एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि एक मशीन 5 साल 10 साल जो चलेगी वो नंबर ऑफ ईयर्स लिखने हैं। ऊपर स्क्रैप यानी कि मशीन के एंड होने के बाद उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो कितनी है, और कॉस्ट यानी इंस्टॉलेशन सहित, ध्यान रखना, इंस्टॉलेशन सहित कॉस्ट कितनी, यानी स्क्रैप को कॉस्ट से डिवाइड कीजिए। और ये अंडर रूट एन का मतलब समझते हैं आप? अंडर रूट का मतलब 2 होता है, यानी कि 4 का अंडर रूट लूं तो 2 होगा, 16 का अंडर रूट लूं तो 4 होगा, तो 2 हुआ। इसी तरीके से इस एन का मतलब यदि 4 है 5 है तो वो अंडर रूट, जैसे अंडर रूट में दो डिजिट में से एक बाहर निकालते हैं, ऐसे यहां पर अगर 5 है तो 5 में से एक निकालना है। यानी कि मैं ये कहूं कि आपको आपके पास जितनी जीरो है उसमें कवर करना पड़ेगा आपको, यानी कैलकुलेट करना इजी नहीं है। या तो बिल्कुल अमाउंट ऐसी मिल जाए जिनको हम उस लेवल तक मेंटेन कर पाए, अदरवाइज ये लॉगरिथम से सॉल्व होगा। लॉगरिथम टेबल होती है ना, तो लॉगरिथम की यानी कि लॉग टेबल और एंटी लॉग से सॉल्व होगा। इसीलिए हम 11th क्लास में इसका जो फार्मूला है वो यूज नहीं होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो कुछ खास नहीं है, ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं है आपको। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल उठा लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड कैसे करना है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो मुझसे कह रहा है फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर 80,000, यानी 80,000 रुपए की हमने एक मशीन खरीदी जुलाई 2015 में। यानी एक परफॉर्मा बनाइए, पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कीजिए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी, जिस डेट में खरीदी वो डेट यहां लिखिए 2015 जुलाई 1 टू बैंक। यानी जैसे जैसे आप खरीदते रहेंगे डेबिट साइड, जैसे जैसे आप बेचते रहेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। लेकिन जो मेन होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। यानी 1 ईयर को क्रॉस करके मैं नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, लगाना है, एंड देन नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा। यानी कि मैंने जुलाई में शुरू किया टू बैंक 80,000, ठीक है। नेक्स्ट में मुझसे कहता है डेप्रिसिएशन लगाना है 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आपके क्वेश्चन नीचे आ रहा होगा, देखो ढंग से पढ़िए। ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017, a part of machinery values in the book 16,000 on 1 July 2015 was sold for rupees 10,000 और उसे हमने 10,000 रुपए में बेच दिया। सो मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, 17 एंड 18। दैट मीन्स कि अकाउंट मार्च में क्लोज होंगे, मार्च में क्लोज होंगे। तो हमने जुलाई में क्वेश्चन शुरू किया, तो जुलाई के बाद जो मार्च है वो 2015 में नहीं आएगा, वो 2016 में आएगा। तो 2016 मार्च 31, 80,000 रुपए का 10% डेप्रिसिएशन 8,000 रुपए होता है। कितना होता है? 8,000 रुपए निकालना आता है बिल्कुल भाई। 80,000 इंटू 10 बाई 100, एक जीरो कम हो गई तो 8,000। लेकिन आपने इसे जुलाई से लेकर मार्च तक ही तो इस्तेमाल किया, पूरा एक साल नहीं हो पाया। तो जब पूरा एक साल नहीं हो पाया तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का हम नहीं लगाएंगे, डेप्रिसिएशन भी जुलाई से मार्च, यानी कि हमारे हुए 9 मंथ। काउंट कर लीजिए, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ हुए, तो 9 मंथ का लगाएंगे, यानी 8,000 इंटू 9 बाई 12 यानी 6,000। यानी कि जो 80,000 की मशीन खरीदी थी वो इन 9 मंथ में, नॉट ए 1 ईयर, एक साल में कहां भाई, जुलाई में खरीदी मार्च तक, वो 6 की रिड्यूस हो चुकी है, 74,000 की बची है। यानी कि मेरे पास 74,000 की मशीन का ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया है। ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया है, कितना है? 74,000। और डेट क्या है? अप्रैल 2016। क्लियर है? अप्रैल 2016। तो जो साल अप्रैल 16 में स्टार्ट हुआ, कब बंद होगा? एक साल बाद। भाई 2 तरह के ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी में शुरू होता है, दिसंबर में बंद होता है, जबकि फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में बंद होता है। तो जो 2016 में स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, तो क्लोज कब होगा? मार्च में। तो मार्च 16 में तो आएगी नहीं, हम अप्रैल के बाद तो मई आएगा, यानी कि जो मार्च है वो 2017 में आएगी। तो 2017 के मार्च में हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया बची हुई वैल्यू पर। हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर कॉस्ट पढ़ रहे होते तो 80,000 का 10% 8,000 रुपए ही लगाना था, लेकिन अब हमारे पास जो वैल्यू बची हुई है 74,000, क्योंकि हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड कर रहे हैं, तो इसी का 10% 7400, और फिर हमने बैलेंस निकाल लिया 66,600। टोटल कर लिया हमने 74,000। यानी कि हम पहुंच चुके हैं 31 मार्च 2017 तक का ईयर समाप्त हो चुका। फिर एक नया साल स्टार्ट हुआ, नया साल स्टार्ट हुआ अप्रैल 2017 में। ये ध्यान से पढ़ना है भाई, जो मार्च में क्लोज हो गया तो नया साल कब है? अप्रैल 2017 में। अब अप्रैल 2017 वाला ईयर कब समाप्त होगा? 31 मार्च 2018, यानी कि 31 मार्च 2018। क्वेश्चन में लेकिन उन्होंने हमें डेट दी है, उन्होंने हमें बताया था कि ऑन अक्टूबर 2017। अब 18 से पहले तो 17 ही आ गया, यानी कि अभी साल क्लोज नहीं करना है, उससे पहले ये ट्रांजैक्शन है कि भाई अक्टूबर 2017 में एक पार्ट ऑफ मशीनरी, जिस मशीनरी की कॉस्ट 16,000 रुपए थी, 80,000 की मशीन आई है, 80,000 रुपए की। इस 80,000 में एक मशीन, यानी 80,000 में आप बहुत सारी मशीन मान लीजिए, या इसका एक पार्ट जिसकी वैल्यू 16,000 रुपए है। अब ध्यान दें तो 80,000 में 16,000 1/5 पार्ट है, या तो ऐसे कर लें, ये 16,000 से समझाऊंगा मैं आपको।
तो एक मशीन जिसकी कॉस्ट 16,000 थी, यानी इसका पार्ट था एक 16,000 रुपए का, उसे हम बेच रहे हैं क्योंकि वो पुराना हो गया है। जुलाई 2015 में जो खरीदी थी, एक ही तो खरीदी हुई है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं भाई। डेट दी है कि वो नहीं भी देता तब भी क्लियर था, क्योंकि यहां मशीन केवल एक ही है। एक से ज्यादा होती तो मुझे प्रॉब्लम होती कि कौन सी बेची है। कितने में बेची? 10,000 रुपए में। तो कितने में बेच दी? डेट देखना, 17 में ही हूं मैं अभी तक, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर तो आ ही जाएगा अभी। तो अक्टूबर 1 में मैंने इसको 10,000 रुपए में बेच दिया, 10,000 रुपए में सेल आउट कर दिया। और अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि एक मशीन जो अप्रैल में है, ध्यान से रखना, अप्रैल में वो 66,600, अब इसमें से एक पार्ट जो कि 16,000 रुपए का था उसे हमने सेल किया 10,000 रुपए में। लेकिन कब सेल किया? अप्रैल अक्टूबर, 6 महीने बाद। यानी कि अभी 6 महीने और यूज करूंगा असेट्स को, उसके बाद बेचा है 10,000 में। तो देखिए वो 16,000 रुपए की असेट्स आज तक है कितने की। ध्यान से देखिए, जुलाई 2015 में जिस असेट्स को हमने 16 में लिया होगा, 80 के अंदर ये अलग अलग नहीं है, इस 80 में से 64 की अलग है, 16 की अलग है, टोटल 80 की है। तो इसमें से 16,000 वाली मशीन जिस पर मैंने पहले साल 16,000 का 10% 1600, लेकिन 9 मंथ ही तो यूज हुआ था, तो 9 मंथ यानी 1200 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया। 9 मंथ कितने की बच गई? 16,000 में से 1200 घटाए 14,800 रुपए। क्लियर? फिर एक साल और घिसी, ये देखिए एक साल और घिसी, 16 से लेकर 17 तक। तो 16 से लेकर 17 तक 14,800 का 10% 1,480 रुपए, 1480। इज इट क्लियर कि 14,800 में से 1480 माइनस कर दिया तो 13,320, 13,320 मेरा बच गया बैलेंस। और ये बैलेंस है मेरा यहां पर, यानी कि जो टोटल असेट्स मेरे पास 66,600 की है, 66,600 की है, उसमें एक असेट्स जिसकी कीमत 13,320 की है, ये वाली असेट्स मैंने 10,000 में बेच दी। लेकिन 6 महीने यूज करने के बाद, तो 6 महीने जब यूज कर ली तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। तो 13,320 में से 666 यानी कि 666 रुपए माइनस करे, निकाले ना, 1332 का 10% 1332, आधा 666 माइनस कर दिया, यानी कि इसकी कीमत मेरे पास थी 12,654। नहीं समझ में आ रही बात कि 12,654 रुपए की असेट्स मेरे पास बची, जिसको मैंने 10,000 में सेल कर दिया। तो 2654 का मुझे हो गया लॉस। ज्यादा में बेचता तो प्रॉफिट होता, कम में बेच रहा हूं तो लॉस। तो देखिए 10,000 की असेट्स, 666 का डेप्रिसिएशन और लॉस हो गया 2654 का, यानी कुल मिलाकर ये असेट्स हमारे पास थी 13,320 की। ये तीनों मिलाकर क्या था जी? 13,320। यही तो असेट्स है मेरे पास, जिसमें 666 का डेप्रिसिएशन लग गया, 10,000 का सेल हो गया और बाकी लॉस हो गया। ठीक है? अब कोई नई नहीं खरीदी कोई असेट्स, कोई नहीं खरीदते तो यहां पर टू बैंक आता, तो अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना था, लेकिन अब भी लगाना पड़ेगा क्योंकि 80,000 की पूरी असेट्स नहीं बेची मैंने इसमें से केवल 16,000 की बेची है। तो बची असेट्स कितने की है भाई? देखो टोटल असेट्स डेप्रिसिएशन काट के इस समय 66,600 की है, 66,600 की। उसमें से कितने की बेच दी मैंने? 66,600 में से अभी मैंने आपको बताया लिखकर कि 13,320 वाली, तो 13,320 की असेट्स बेच दी, तो कितने की बची? 53,280 की, 53,280 की। अब 53,280 पर 10% डेप्रिसिएशन, तो 53,280 पर 50% 10% डेप्रिसिएशन, सॉरी, तो 5328 10% लगा दिया पूरे साल का। ये तो पूरे साल यूज किया मैंने, 6 महीने यूज नहीं की, यहां से लेकर बिल्कुल लास्ट तक। और अब कितने की बची भाई? हमें तो वैल्यू पता है पहले से ही कि 53,280 में से 5328 माइनस कर दो तो ये बैलेंस आ जाएगा। अदरवाइज आप इसका टोटल कर लो और इसमें से सारी वैल्यू माइनस कर लो, तब भी आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें आसान होगी कैलकुलेशन कि भाई ये वैल्यू तो निकल के आई चुकी है मेरी 66,600, इसमें से माइनस कर दिया 53,280। अब 53,280 का तो डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं और इसी की वैल्यू बचेगी, तो 5328 डेप्रिसिएशन और 5328 में से माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से 5328 माइनस कर देंगे यदि 5328, तो ये जो डिफरेंस है बैलेंस है ये मेरा आ जाएगा 47,952,
47,952। यानी क्वेश्चन करना बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना होगा कि डेप्रिसिएशन उतने ही टाइम का लगेगा जितना टाइम आपने असेट्स को यूज किया है, उससे ज्यादा टाइम का आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। जब आप सेल करते हैं या तो ये प्रॉब्लम तब आती है, या जब आप परचेज करते हैं तब आती है। जब आपने खरीदा तो जुलाई में खरीदा, पूरा एक साल नहीं हुआ तो जितने महीने का उतने महीने का लगेंगे, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। या फिर जब सेल किया तो प्रॉब्लम आई, क्योंकि सेल आपने कब किया, सेल आपने या तो साल के शुरू में करते या साल के अंत में करते, तब तो पूरे साल का लगता, लेकिन आपने कब किया, मिडिल में। मिडिल में यानी कि आपने अप्रैल से साल शुरू हुआ, अक्टूबर में बेचा, यानी 6 महीने बाद बेचा, तो पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तब सॉल्यूशन। तो टाइम का विशेष ध्यान देना है। और यदि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट परसेंटेज दी हुई है, पर एनम नहीं कह रहा, तो इजी हो जाएगा। तो फिर तो हम पूरे एक साल का लगाएंगे ना। उसने ये थोड़ी कहा 10% पर एनम, उसने कहा 10%, तो डायरेक्ट फिर टाइम नहीं देखना है। टाइम जब देखना है जब पर एनम मेंशन करेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा, टॉपिक क्लियर आ गया होगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी बहुत जरूरी है, अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो मेरे बच्चे बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो मेरी नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।